फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल ट्यूबर में। भारतीय शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई अधिकारी सुमन कुमार की चुनौतीपूर्ण और सावधानी पूर्वक जांच और लंदन की उनकी अनगिनत यात्राएं आखिरकार 3 साल के बाद रंग ले आई हैं। बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक रहे विजय माल्या को गुरुवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की अनुमति मांगने का उनका आवेदन रिजेक्ट हो गया। अब माल्या के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया 28 दिन के अंदर पूरी करनी होगी। प्रत्यर्पण का ये मामला आईडीबीआई बैंक के 900 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है। विजय माल्या के खिलाफ बैंकों के एक समूह से 9,000 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले की भी जांच चल रही है। सीबीआई अधिकारी सुमन कुमार को अक्टूबर 2015 में मुंबई के बैंकिंग धोखाधड़ी तथा प्रतिभूति प्रकोष्ठ के डीएसपी के तौर पर माल्या के खिलाफ मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया था। सुमन कुमार ने 23 साल की उम्र में सीबीआई ज्वाइन की थी। सुमन कुमार फिलहाल सीबीआई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं। सीबीआई में मौजूद सूत्रों ने कहा था, गंभीर आरोपों के बावजूद कर्ज देने वाले बैंकों ने विजय माल्या के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज नहीं कराया तो सीबीआई के लिए मुश्किल खड़ी हो गई थी। हालांकि एजेंसी ने अपने सूत्रों पर आधारित जानकारी का इस्तेमाल कर विजय माल्या के खिलाफ 900 करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अपने कदम आगे बढ़ाने का फैसला किया और कुमार को इस मामले की जांच सौंपी गई। 23 साल की उम्र में उप निरीक्षक के तौर पर सीबीआई में कदम रखने वाले कुमार का सफेद पोश अपराधों की जांच में शानदार रिकॉर्ड रहा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें सन 2002 के सीबीआई के सर्वश्रेष्ठ जांच अधिकारी के स्वर्ण पदक से नवाजा था। सीबीआई की पारंपरिक जांच शैली में माहिर सुमन कुमार को 2008 में सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक, 2013 में उत्कृष्ट जांचकर्ता और 2015 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2015 में ही उन्होंने माल्या मामले की जांच शुरू की थी। माल्या जब 2016 में देश से भाग गया तो सीबीआई के लिए ये बड़ी शर्म की बात थी। एजेंसी को उसे वापस लाने के लिए ब्रिटेन की अदालत में मुश्किल कानूनी लड़ाई लड़नी थी। सीबीआई के तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक राकेश अस्थाना ने विशेष जांच दल के प्रमुख के रूप में मामले की बागडोर संभाली। वे और कुमार इस मामले की जांच करने वाली एक शक्तिशाली टीम के अगुवा रहे। उन्होंने बार बार लंदन के चक्कर लगाकर ये सुनिश्चित किया कि मामले की एक भी सुनवाई ना छूटे। उन्होंने क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के साथ तालमेल बनाया जो लंदन की अदालतों में माल्या के खिलाफ मुकदमा लड़ रही थी। क्योंकि यूरोप और विशेष रूप से ब्रिटेन में प्रत्यर्पण के मामलों में भारत का बहुत बुरा रिकॉर्ड रहा है। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के सक्रिय समर्थन से क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ये मुकदमा लड़ रही थी। कुमार ने तय किया कि माल्या के खिलाफ धोखाधड़ी का एक ठोस मामला बनाया जाए। इसके लिए भारत में चार्जशीट दायर की गई। भारत के लिए ये अनिवार्य था कि वे माल्या के खिलाफ ऐसे सबूत पेश करें जो ब्रिटेन के कानून के तहत दंडनीय अपराध हो। सुमन कुमार ने अपनी चौकस जांच के बल पर इसे कथित धोखाधड़ी और धन शोधन मामले के तौर पर स्थापित करने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने अपनी जांच में जो निष्कर्ष निकाले उससे भारत को माल्या के प्रत्यर्पण के समर्थन में निर्णायक तर्क पेश करने में कामयाबी मिली, जिसका नतीजा आज सभी के सामने है। विजय माल्या खुद को हमेशा किंग ऑफ गुड टाइम्स कहते रहे हैं, लेकिन लगता है कि उनके लिए दिन धीरे धीरे मुश्किल भरे होते जा रहे हैं। आइए जानते हैं उनके आरंभिक जीवन के बारे में। विजय माल्या के पिता विट्ठल माल्या कर्नाटका के जाने माने बिजनेसमैन थे। जब विजय ने बहुत कम उम्र में उनका कारोबार संभाला तो उन्होंने इसे इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया कि वो भारतीय उद्योग जगत में मिसाल बन गए। उनकी सक्सेस स्टोरी मीडिया में अक्सर आती थी।
इसी के साथ सुर्खियों में होती थी उनकी शानो शौकत से भरी लग्जरी लाइफ, जिसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उन्होंने वो जिंदगी जी जो भारत ही नहीं एशिया के शीर्ष कारोबारी कम ही जी पाते हैं। प्राइवेट जेट, प्राइवेट यॉट, दुनिया भर में आलीशान बंगले, पार्टियां, सुंदरियों के साथ गलबहियां, किंगफिशर कैलेंडर के मॉडल्स का मेला, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर नाम की IPL टीम, F1 में फोर्स 1 नाम से टीम, महंगी कलाकृतियां, उनके वैभव की कहानियां आज भी दुनिया भर में बिखरी हुई हैं। विजय माल्या की पढ़ाई लिखाई लो मार्टिनियर कोलकाता और फिर सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता से हुई। वहां से उन्होंने कॉमर्स में डिग्री ली। 1983 में जब माल्या 28 साल के थे तब उनके पिता की मौत हो गई। उनके बाद पिता के कारोबार को संभालने की जिम्मेवारी उन पर आ गई। वो यूनाइटेड बेवरेज समूह के अध्यक्ष बन गए। तब से अब तक ये समूह 60 से अधिक कंपनियों के साथ एक बहुराष्ट्रीय संगठन के रूप में उभरा। इसका कारोबार 15% से 64% तक बढ़ गया। बाद के वर्षों में माल्या ने कई सारी कंपनियों को खरीदा। एक जमाने में माल्या की यूनाइटेड स्पिरिट्स दुनिया की दूसरे नंबर की शराब निर्माता कंपनी बन गई थी, लेकिन फिर उन्होंने इसे ग्लोबल स्पिरिट दिग्गज डिएगो को बेच दिया। हालांकि इस कंपनी में उनकी भी हल्की फुल्की हिस्सेदारी अब भी है, लेकिन इसे छोड़कर यूनाइटेड बेवरेज समूह में उन्हीं का नियंत्रण है। वे इसके चेयरमैन के रूप में बरकरार हैं। विजय माल्या 2 बार राज्यसभा में भी सदस्य रहे हैं। जिस समय वो लंदन के लिए भागे तब भी वो राज्यसभा सदस्य ही थे। वो वर्ष 2000 में राजनीति में आए। जनता पार्टी के नाम पर उनकी पार्टी ने कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन जमीन पर उनकी पार्टी का कोई प्रभाव दिखाई नहीं दिया। हालांकि उसके बाद वो 2 बार राज्यसभा में पहुंचने में सफल रहे। पहली बार वो वर्ष 2002 में राज्यसभा के सदस्य बने और दूसरी बार 2010 में, लेकिन उसके बाद उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। कहा जाता है विजय माल्या की मुश्किलें किंगफिशर एयरलाइंस के नाकाम होते जाने के साथ बढ़ती चली गई। वो घाटे में डूबती जा रही थी और वे इस एयरलाइंस को बंद करना चाहते थे, लेकिन वर्ष 2010 में उन्होंने इसे एक नई जिंदगी देने का फैसला किया और इसके लिए बैंकों से मोटा लोन लेना शुरू कर दिया, जिसने उन्हें वहां पर लाकर खड़ा कर दिया जहां आज वो हैं। किंगफिशर आखिरकार 2012 में बंद हो गई, लेकिन इस एयरलाइंस ने 8 सालों में कभी फायदा नहीं कमाया। एयरलाइंस के कर्मचारियों को वेतन तक के लाले पड़ गए। एक जमाने में ये भारत की दूसरी बड़ी एयरलाइंस थी। विदेशों में इसकी उड़ानें हुआ करती थी, लेकिन मार्च 2013 तक इसका कुल घाटा 16,023 करोड़ तक पहुंच गया था। इसके बाद जब एयरपोर्ट और बैंकों के ड्यूज बढ़ने लगे और इसका फ्लाइंग लाइसेंस कैंसिल हो गया तो ये एयरलाइंस बैठ गई। शुरू में तो पेरेंट कंपनी यूबी ग्रुप ने इसमें फंडिंग की, लेकिन फिर बाद में ये रुक गया। दरअसल वर्ष 2011 से ही किंगफिशर और माल्या को बैंकों से दिए गए लोन पर सवाल उठने शुरू हो गए। इसके बाद एक समय वो आया कि वो रातों रात काफ़ी ज़्यादा सामान और परिवार के साथ लंदन कूच कर गए और अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। खेलों के साथ भी माल्या का काफ़ी जुड़ाव रहा है। माल्या ने F1 रेसिंग में शामिल होने के लिए स्पाइकर F1 टीम को खरीदा और बाद में इसका नाम बदलकर फोर्स इंडिया बंद कर दिया गया। हालांकि बाद में उन्होंने जब सहारा ग्रुप को इसका पार्टनर बनाया तो इसका नाम सहारा फोर्स बंद हो गया। हालांकि उनकी F1 टीम की हालात भी इन दिनों पतली है, उसके बिकने की चर्चाएं भी चल रही हैं। यूबी ग्रुप ने कोलकाता में ईस्ट बंगाल और मोहन बागान में भी हिस्सेदारी खरीदी थी। साथ ही जब भारत में IPL शुरू हुआ तो माल्या ने मोटी कीमत में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु टीम खरीदी और घुड़दौड़ में भी वो कई घोड़ों के मालिक थे।
एक तरफ तो विजय माल्या अपनी तड़क वड़क वाली जिंदगी के लिए फेमस हैं, वहीं दूसरी ओर कहा जाता है कि रोज पूजा करना वे कभी नहीं भूलते। हर साल सबरीमाला जाते थे। इससे पहले 42 दिन का उपवास भी रखते थे। उन दिनों वे केवल काले कपड़े ही पहनते थे। वो लगातार तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर बालाजी के दर्शन के लिए जाते रहे हैं। इसके अलावा वो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के श्री श्री रविशंकर के पक्के अनुयायी हैं। आपको विजय माल्या के ऊपर मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।